नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम शाठोत्तर कविता के प्रतिनिधि कवि सुदामा पांडे धूमिल जी का अध्ययन करने जा रहे हैं। उनकी प्रसिद्ध कविता जिसका शीर्षक है 20 साल बाद। इस कविता में कवि धूमिल जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के 20 वर्ष के बाद की स्थिति को यथार्थ रूप में प्रस्तुत कर डाला है। तो देखिए कविता में क्या है। 20 साल बाद मेरे चेहरे में वे आंखें वापस लौट आई हैं जिससे मैंने पहली बार जंगल देखा है। हरे रंग का एक ठोस सैलाब जिसमें सभी पेड़ डूब गए हैं और जहाँ हर चेतावनी खतरे को टालने के बाद एक हरी आंख बनकर रह गई। कवि कह रहे हैं कि आज़ादी की प्राप्ति के 20 वर्ष बाद विडंबना भरे माहौल को प्रथम पुरुष के रूप में अभिव्यक्त कर रहा है। इन पंक्तियों में जंगल, आँख, हरा रंग, पेड़ ये सब प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं। इस कविता को हम जब आगे पढ़ेंगे तो सावन के अंधे को हरा ही हरा के रूप में परिवेशगत दृष्टि विचारहीनता को व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि 20 साल बाद मेरे चेहरे में वे आंखें वापस लौट आई हैं जिनसे मैंने पहली बार जंगल देखा है। हरे रंग का एक ठोस सैलाब जिसमें सभी पेड़ डूब गए हैं। कवि कहते हैं कि आज़ादी प्राप्ति के बाद जब मेरे अर्थात आम आदमी के चेहरे पर वे आँखें अर्थात दृष्टि पुनः लौट आई है जो शासन तंत्र की वास्तविकता को समझने में सक्षम हो सकी है। अर्थात शासन तंत्र जंगल राज की तरह से ही है, चाहे वह शासन स्वीकार्य हो या अस्वीकार्य, चाहे वह शासन स्वकीय हो या परकीय। कैसे? जंगल में जैसे जीवो जीवस्य भोजनम का सिद्धांत लागू होता है, वैसे ही शासन के धरातल पर भी शक्तिहीन को अपने पंजे में जकड़े हुए है। चाहे रूपक कितना भी लुभावना के हों, हरे रंग का एक ठोस सैलाब अर्थात हरियाली खुशहाली की बातें सैलाब की तरह चारों ओर उमड़ तो रही हैं। बातों के ऐसे सैलाब में जिसमें पानी का उपयोग सींचने में नहीं, ध्वस्त अथवा व्यर्थ बहा देने में किया जा रहा है। सभी लोग डूबे हुए हैं, निमग्न हो रहे हैं। ऐसे माहौल में प्रत्येक चेतावनी खतरा टालने भर के लिए है और जहाँ हर चेतावनी खतरे को टालने के बाद एक हरी आंख बनकर रह गई है, बाद में वह चेतावनी भी हरी आंख बनकर रह जाती है। अर्थात हरेपन के मिथ्याभास को दृष्टि विचार मानकर सत्य मान बैठती है। 20 साल बाद मैं अपने आप से एक सवाल करता हूँ, जानवर बनने के लिए कितने सब्र की ज़रूरत होती है? और बिना किसी उत्तर के चुपचाप आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि आजकल मौसम का मिजाज यूँ है कि खून में उड़ने वाली पत्तियों का पीछा करना लगभग बेमानी है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि 20 साल बाद मैं अपने आप से एक सवाल करता हूँ कि स्वतंत्रता मिलने से पूर्व जीवन बिताने के अनेक प्रकार के आकर्षण दृश्य उसे दिखाए गए थे, किंतु 20 साल बाद भी वे दृश्य प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, उन सुखद दृश्यों के स्थान पर आम आदमी को अपनी अकुलाहट दबाने के लिए जानवर की भांति सहनशील और भविष्य के प्रति आशावान होने की शिक्षा दी जा रही है। जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है कि जिस तरह से जानवर से हम अपेक्षा करते हैं कि जानवर सहनशील हो और भविष्य के प्रति उसे आशावान
जिस तरह से पशु भविष्य के प्रति आशावान होता है, ऐसे ही आज़ादी प्राप्ति के बाद जो सपने दिखाए गए थे आज़ादी प्राप्ति से पूर्व, आज़ादी के 20 साल बाद भी वे सपने, वे दृश्य दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कभी अपने आप से एक सवाल करते हैं कि मनुष्य को आखिर कब तक कितना सहन करेगा, उसकी जो आशाएं थी वो आशाएं कब पूरी होंगी, अर्थात उसे और कितना सब्र करने की ज़रूरत है। और बिना किसी उत्तर के चुपचाप आगे बढ़ जाता हूँ। लेकिन देखिए, ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वयं अपने आप से प्रश्न करता है कि वह आदमी नागरिक के नाते क्या करे, पालतू जानवर बनने के लिए और कितनी सहनशीलता की आवश्यकता है, अर्थात अपना भाग प्राप्त करने के लिए कब तक प्रतीक्षा की जाए। कवि का संकेत यह है कि प्रतीक्षा करो और संतोष करो, जैसे नारे आज़ादी के बाद बराबर दिए जा रहे हैं, आज भी दिए जा रहे हैं। किंतु व्यक्ति इस प्रकार के नारों से हताश निराश हुआ है, क्योंकि प्रतीक्षा और संतोष की भी एक सीमा होती है। लेकिन कभी कह रहे हैं आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि आजकल मौसम का मिजाज यूँ है कि खून में उड़ने वाली पत्तियों का पीछा करना लगभग बेमानी है। ऐसी स्थिति में कभी सोचते हैं कि जंगली हिंसक जानवर बनकर हमें अपना अधिकार स्वयं ही क्यों न प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार का आक्रोश एवं आवेश प्रत्येक नवयुवक के रक्त में प्रवाहित हो रहा है, किंतु इस आक्रोश को एक अनुशासित और संगठित दिशा नहीं मिल पा रही है। और यही कारण है कि परिस्थितियां विषम से विषम हो रही हैं। इतना ही नहीं, ऐसी विषम परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति उम्र के पहियों से चलते हुए चुपचाप समय बोध को लेकर अपने आप को गुजार रहा है। कारण यह है कि वह अनुभव करता है कि ऐसे भयंकर अपराधी वाले समय में, शोषक, भ्रष्ट और असंगठित माहौल में रक्त में चेतना और उत्साह उठाने की स्थिति ही नहीं रह गई है। वास्तव में जैसे समुचित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोई भाव ही नहीं रह गया है। सब कुछ बेमानी और निरर्थक प्रमाणित हो रहा है। दोपहर हो चुकी है, हर तरफ ताले लटक रहे हैं, दीवारों से चिपके गोली के छर्रे और सड़क पर बिखरे जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी गई है। हवा से फड़फड़ाते हुए हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया है। देखिए, दोपहर हो चुकी है, हर तरफ ताले लटक रहे हैं। तो कवि कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष सामने हुई एवं दिखाई देने वाली स्थिति को चश्मदीद गवाह के रूप में बताते हुए कवि कहते हैं कि दोपहर हो चुकी है, या दोपहर की जो धूप है वह खिली हुई है। हर तरफ ताले लटक रहे हैं, फिर भी हर घर पर ताले लटके हुए हैं, अर्थात लोग घरों को छोड़कर चले गए हैं, अथवा लोगों ने अंदर से हैं वो दरवाजे बंद करने के लिए लोग विवश हुए पड़े हैं। दीवारों पर लगे, देखो, दीवारों से चिपके गोली के छर्रों और सड़कों पर बिखरी जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी गई है कि दीवारों पर लगे गोली के निशान भय, आतंक और बर्बरता की कहानी स्वतः ही बताते हैं। यही नहीं, सड़कों पर बिखरे जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी गई है। यही नहीं, सड़कों पर आदमी नहीं दिखाई दे रहे हैं, वहाँ तो उनके द्वारा छोड़े गए जूते पड़े हुए हैं जो उनकी भय, हताशा और भगोड़ी मानसिकता को व्यंजित कर रहे हैं। एक दुर्घटना लिखी गई है, हवा से फड़फड़ाते हुए हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया है। कहने का मतलब है कि दोपहर के समय घरों में ताले, दीवारों पर लगे गोली के छर्रों और सड़क पर बिखरे हुए जूतों की भाषा एक भयानक दुर्घटना की सूचना देती है। जिस हिंदुस्तान में रहते हुए लोगों ने खुशहाली की कल्पना और कामना की थी, उसी का नक्शा फड़फड़ाता हुआ जमीन पर पड़ा है। उस नक्शे पर गाय का गोबर पड़ा हुआ है, अर्थात जिस नक्शे की हिफाजत के लिए तन मन समर्पित होना चाहिए, वही नक्शा तुच्छ गोबर के नीचे सड़कों पर बेकदरी से पड़ा हुआ है। मगर यह वक्त घबराए हुए लोगों की शर्म आंकने का नहीं और न यह पूछने का। लेकिन कवि कह रहे हैं कि यह समय कुछ करने का है। यह माना कि घबराए हुए लोग शर्मिंदगी में दबे हुए हैं,
यदि हम उनकी शर्म को आंकते रहे, उनके गुण और दोषों को हम ढूंढते रहे, तो इससे लोगों की शर्म, गौरत अथवा बद्दूपन और बढ़ेगा। वे लोग परिस्थितियों का सामना करने से और अधिक भागेंगे। आज ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी मानसिकता बन गई है कि यह पूछने का भी साहस और ईमानदारी शेष नहीं रह गई है कि देश को वर्तमान दशा तक पहुंचाने तथा देशवासियों को जलाहल की इस स्थिति तक लाने का जिम्मेदार आखिर कौन है। देशवासियों की ऐसी मानसिकता बनाने के लिए संत अथवा चिंतनशील लोग जिम्मेदार हैं, अथवा जो शस्त्र धर्म कर्मठ सिपाही हैं। व्यंग्य यह है कि देश के चिंतनशील निडर होकर चिंतन को समाज की भूमिका में उतारते रहें और बहादुर सैनिक देश में निडरता का माहौल बनाने के जिम्मेदार थे। तो फिर ऐसी दब्बूपन वाला, घबराहट, आतंक भरा वातावरण कैसे बन गया। इस तरह से इस कविता में हम देखते हैं कि धूमिल जी ने आज की हमारी जो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों पर करारा व्यंग्य किया है। और आज़ादी से पूर्व लोगों को स्वतंत्रता के बाद के जो सपने दिखाए गए थे, जो खुशहाली के दिनों की बात की गई थी, उस पर करारा व्यंग्य किया है कि जिस हिंदुस्तान के नक्शे के लिए लोगों ने अपना तन और मन समर्पित किया था, यहाँ तक कि लोगों ने धन तक समर्पित किया था, वही हिंदुस्तान का नक्शा आज तुस गोबर के नीचे सड़कों पर बेकदरी से पड़ा हुआ है। लोग जो जनता है, उसे जनता को हरी बात कहकर या उनकी आंखों के सामने एक हरी आंख बनकर रह गई। लोगों की जो आंखें हैं वे हरी आंख बनकर रह गए, अर्थात उनको लोगों को सपने दिखाए गए हैं। लोगों से जो नारे हैं वो राजनीति के समय दिए गए हैं, लेकिन उन नारों को आज तक उन वादों को आज तक पूरा नहीं किया गया है। इसी पर कवि ने इस कविता में व्यंग्य किया है।